नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दावोस में भारत का दमदार ऐलान, उभरती अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब वैश्विक विकास और नवाचार पर शक्ति बना भारत। खरमास के बाद यूपी की सियासत में उबाल, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लव जिहाद और डेमोग्राफी के मुद्दों पर सीएम योगी का आक्रामक चुनावी दांव। प्रयागराज माघ मेले पर टकराव जारी, प्रशासन के नोटिस से नाराज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े। बिहार चुनाव को लेकर बेचैन अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का तंज, आरजेडी की हार से सपा की हार तय। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली संयुक्त पुस्तक का विमोचन, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बोले, मीडिया से पहले मिली थी जानकारी। दावोस में युवा भारती मंत्री हर्ष संघवी और के राममोहन नायडू ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में एक उभरती अर्थव्यवस्था से एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का वास्तविक परिवर्तन देखा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि अब भारत केवल उभरता हुआ देश नहीं है, बल्कि वैश्विक विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और लोकतांत्रिक स्थिरता नवाचार के लिए महत्वपूर्ण देश है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने कहा कि भारत विश्वास, नवाचार और विस्तार के संगम पर खड़ा है और स्थिर लोकतांत्रिक संस्थानों तथा विविधता से समाधानों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए, गुजरात आज देश की जीडीपी में 8.3% हिस्सा वो गुजरात का है। देश के मैन्युफैक्चरिंग शेयर की अगर बात करें तो गुजरात 18% मैन्युफैक्चरिंग वो केवल गुजरात स्टेट में हो रहा है। गुजरात से देश के अगर $3 का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें से $1 का शेयर वो गुजरात का है। मतलब हर तीसरे डॉलर पे $1 का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है वो गुजरात का शेयर है। गुजरात ये कंटिन्यूस प्रोसेस, आज कोई पॉलिसी लाए, अचानक हम लोग इन्वेस्टमेंट लाए, ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से मोदी जी के समय से गुजरात ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। देश भर में जिस प्रकार से गुजरात को पिच करने में गुजरात को सफलता प्राप्त हुई, वाइब्रेंट गुजरात के आइडिया से गुजरात में मैक्सिमम कंपनीज देश की और दुनिया की लाने में सफलता प्राप्त हुई। दुनिया की 500 जो फॉर्च्यूनेट कंपनी है अपनी, उसमें से 100 कंपनी का प्रेजेंस वो गुजरात में है। यही गुजरात का विश्वास है। गुजरात में ये कंपनीज को खाली निवेश लाने के लिए नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आने के बाद भी उनको यहाँ पे सुरक्षित एवं जो कंटिन्यूस पॉलिसी सपोर्ट जो है वो गुजरात में मिलता आया है। उसके कारण आज 500 में से दुनिया की 500 जो फॉर्च्यून कंपनीज है उसमें से 100 कंपनीज को लाने में गुजरात में सफलता प्राप्त हुई है। गुजरात में 4 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। कार्गो फैसिलिटीज देश में सबसे बढ़िया गुजरात में बनी है। रोड्स फैसिलिटी सबसे अच्छी गुजरात में है। पोर्ट्स की फैसिलिटीज सबसे अच्छी गुजरात में है। तो ये सभी चीज जब इतनी अच्छी मिलती है और जहां पे कंटिन्यूस प्रोसेस और कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा हो और जहां पे सुरक्षा सबसे ज्यादा हो, वही राज्य में लोग निवेश करना पसंद करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गुजरात ने ये आज नहीं लेकिन सालों से ये कंटिन्यूस प्रक्रिया जो चालू है, उसके कारण आज देश में अगर कोई इन्वेस्ट करने का, भारत में जब इन्वेस्ट करने का कोई भी ग्लोबल कंपनीज जब सोचती है तो उसमें सबसे पहले वो गुजरात में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे बनता नजर आ रहा है और खरमास समाप्त होते ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक और भारतीय जनता पार्टी धर्म और विकास के मुद्दों के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है।
उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेटियों को इससे बचाने के लिए परिवार को जागरूक किया जाएगा और किसी भी सूरत में उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जनसांख्यिकी बदलने की कथित साजिशों को नाकाम करने का भी दावा किया। इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष इन मुद्दों पर जवाबी रणनीति अपनाएगा या फिर अन्य विवादों तक सीमित रहेगा। सीएम योगी के आक्रामक तेवरों ने यूपी की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले को लेकर प्रशासन और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रहा विवाद अब भी सुलझता नहीं दिख रहा। 18 जनवरी को विवाद के बाद मेला प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वे माघ मेले में पिछले 40 वर्षों से आ रहे हैं और प्रशासन की इस कार्रवाई से वे प्रभावित नहीं होंगे। स्वामी ने सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई और कहा कि केवल कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने से वे संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कुछ हुआ उसका निष्पक्ष दृष्टिकोण से मूल्यांकन होना चाहिए और मामले का निर्णय सही ढंग से किया जाना चाहिए। कोई भी नोटिस हो, उसके पीछे दुर्भावना दिखाई दे रही है। केवल हमारे बारे में जनता के मन में संशय उत्पन्न करना, दुर्भावना उत्पन्न करना, शंका उत्पन्न करना ही उसका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। आप बताइए, दूसरे नोटिस में कहा गया है कि जो भूखंड आपको आवंटित किया गया है और जो सुविधाएं आपको दी गई हैं प्रशासन की ओर से, क्यों ना उनको वापस ले लिया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि दिया ही क्यों था, क्या समझ करके दिया था? बिना विचारे दे दिया था, नींद में उठा के दे दिया था? क्या उस समय आपके विचार शक्ति समाप्त हो गई थी, अकल घास चरने चली गई थी? सामान्य भाषा में कहें तो क्यों दिया था? और दिया था तो फिर दिए रहो, और अगर लेना चाहते हो, वैसे हमारे यहाँ सामान्य नियम नहीं है कि दिया जाए तो काम पूरा होने के पहले ले लिया जाए, लेकिन अगर तुमको लेने ही गया तो ले जाओ, अभी ले जाओ, अभी भूखंड। अच्छा बताओ, हम तो शिविर में है ही नहीं, हमको फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो हमें शिविर से क्या लेना देना है? ले जाओ। उसके लिए नोटिस क्या देते हो? तुम आदमी भेज देते कि भैया हम ले जाना चाहते हैं, हम कहते ले जाओ। अच्छा, जो केवल नोटिस का खेल करके आप माहौल बना रहे हैं प्रेस में, जनता के बीच में हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, केवल इसलिए कि हम गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। आप गौ माता की रक्षा करिए, ये सब लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। अब देश की जनता गौ माता की रक्षा चाहती है, अब ढोंग नहीं चलेगा, यही हमारा कहना है। अच्छा, अखाड़ा के अध्यक्ष रवि ऐसा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव को लेकर काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि यदि बिहार में आरजेडी जीतती है तो उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और सपा को फायदा होगा, लेकिन अब उन्हें यह समझ आ चुका होगा कि बिहार में आरजेडी हार चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी सपा की हार तय है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसी हताशा और निराशा के चलते अखिलेश यादव अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। बिहार चुनाव हारने के बाद उनको लग रहा था बिहार अगर आरजेडी जीतेगी तो यूपी में समाजवादी जीतेगी, लेकिन उनको मालूम है कि आरजेडी हार चुकी है और समाजवादी हारने जा रही है। तो इसके कारण से वो बौखलाहट में हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और वह तुष्टीकरण और जातिवाद और फर्जी पीढ़ी उनका चल नहीं पा रहा है। इसलिए 27 में समाजवादी पार्टी सफाई जाने वाली। पतंजलि योग पीठ द्वारा संचालित विश्व के प्रथम इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम एवं आधारित पर पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और योग, आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा के समन्वय से बने इस इंटीग्रेटेड मेडिसिन मॉडल की सराहना करते हुए इसे विश्व का पहला हाइब्रिड हॉस्पिटल बताया। 2 दिवसीय पतंजलि प्रवास के दौरान गृह मंत्री ने स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण के साथ योग, आयुर्वेद, सनातन जीवन और पद्धति और रोग मुक्त विश्व की संकल्पना पर गहन विमर्श किया। पतंजलि योग पीठ परिसर में रात्रि विश्राम के दौरान चिकित्सा शिक्षा और ऋषि परंपरा की ज्ञान विरासत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने को लेकर भी विचार मंथन हुआ। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि विश्व के पहले इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का लोकार्पण ऐसे नेतृत्व के हाथों होना पतंजलि परिवार के लिए गौरव का विषय है, जो योग और आयुर्वेद को राष्ट्रहित से जोड़कर देखता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक अहम सत्य को पहचाना था जो बाकी दुनिया के लिए अज्ञात है। भागवत ने कहा कि हम अलग अलग रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमारी बुनियादी पहचान एक है। हम चाहे अलग दिखें, लेकिन हम एक हैं। हम हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम एक हैं तो इसका मतलब है कि सब कुछ हमारे हैं, और जब सब कुछ हमारे हैं तो जीवन जीने का तरीका स्वाभाविक रूप से गरिमापूर्ण हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दुनिया में जीवन को सही तरीके से चलाने वाली शक्ति को धर्म कहा जाता है और यह सत्य बाकी दुनिया के लिए अज्ञात है, क्योंकि वे इसके गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते। भागवत ने बताया कि हमारे पूर्वज इस धर्म की सच्चाई को समझते थे जिसे अन्य समाज आज भी नहीं जान पाते हैं। जीवन जो चलता है वो सबका चलता है, साथ में चलता है, जिसके कारण चलता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या में ही है, धारणा धर्म इति आहु धर्मो धारयते प्रजा। जो जो हुआ है उसकी धारणा करने वाला, उसका विनाश नहीं होने देता, उसको गिरने नहीं देता, साथ चलाता है और उन्नत करता है। वो धर्म बाकी दुनिया इसलिए नहीं जानती कि धर्म के पीछे जो सत्य है वो बाकी दुनिया नहीं जानती, हमारे पूर्वज जानते हैं। और इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि आदि सारी बातें ये हमारे यहाँ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलावा स्थित मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 2:30 बजे हेलीपैड पर उतरा, जिसके मद्देनजर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और कई मार्गों को अस्थायी रूप से बंद भी रखा गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और अन्य खेल पहलों से देश में नई खेल संस्कृति विकसित हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार गांव-गांव खेल मैदान तथा जिला स्तर पर स्टेडियम का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण मेरठ में होना गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 एकड़ में विकसित हो रहे इस विश्वविद्यालय के प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य 31 मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त 2025 में
यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में इस विश्वविद्यालय की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन नए सत्र में यह विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में आ जाएगा। इसके उपरांत यहां पे 12 रूटीन के जो हमारे खेल हैं उनके साथ ही जो परंपरागत अन्य खेल हैं ऐसे 6 उनको भी शामिल करते हुए 12 ऐसे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए स्पोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़े हुए पाठ्यक्रम और इस फील्ड से जुड़े हुए शोध के पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे। हम लोगों का प्रयास है कि विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास बने, भारत की खेल सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर ले जाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके। और इसके लिए अभी से विश्वविद्यालय के सामने टारगेट भी दिया गया है, क्योंकि एक और केंद्र और राज्य सरकार खेल और खेल संस्कृति को तेजी के साथ आगे प्रोत्साहित कर रही है। विश्वविद्यालय को बहुत स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि अच्छी फैकल्टी तैनात हो, पूर्व खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में उनकी सेवाओं को यहां पर लिया जाए, एक नई खेल संस्कृति को हम बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उपयोग कर सकें। एक और इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है। दूसरा, विश्वविद्यालय को केंद्र बना करके अगर उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरयू नदी में फ्लोटिंग स्नान कुंड का निर्माण किया जा रहा। यह पहला विशेष पर्वों और अवसरों पर नदी में पवित्र स्नान करने और लाखों भक्तों के लिए की गई है। प्रशासन ने यह कदम तेज बहाव और गहराई के कारण श्रद्धालुओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उठाया। सरयू नदी का धार्मिक महत्व प्राचीन है और मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की जा रही है। सरयू नदी में स्नान करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए अब फ्लोटिंग स्नान कुंड तैयार किया जा रहा है। यह व्यवस्था खास तौर पर उन भक्तों के लिए बनाई जा रही है जो पर्वों और विशेष अवसरों पर सरयू में पवित्र स्नान के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। सरयू नदी का धार्मिक महत्व अत्यंत प्राचीन है। मान्यता है कि सरयू में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है, लेकिन अब तक नदी में स्नान के दौरान तेज बहाव और गहराई के कारण कई बार श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने फ्लोटिंग बाथिंग कुंड की योजना पर काम शुरू किया है। यह फ्लोटिंग कुंड नदी की सतह पर तैरता रहेगा और मजबूत प्लेटफॉर्म के जरिए घाट से जुड़ा रहेगा। इसमें रेलिंग, फिसलन रोधी सतह और प्रवेश निकास के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित रूप से स्नान कर सकें। कुंड का डिजाइन इस तरह किया जा रहा है कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार यह बाथिंग कुंड भीड़ प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाएगा। बड़े पर्वों, मेलों और धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं को नियंत्रित और सुरक्षित ढंग से स्नान की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही इससे घाटों पर
अनियंत्रित भीड़ और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें, तो उसी क्रम में सरयू नदी में एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का नहाने के लिए पूरी सर्व सुविधाओं युक्त चेंजिंग रूम के साथ नदी की मुख्य धारा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ नहाने के लिए हम लोग एक बाथिंग कुंड हम लोग इसको बनवा रहे हैं, जो कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए का है। इसकी खासियत ये है कि जैसे भी नदी की धारा आगे पीछे होती है तो ये उस हिसाब से नदी की मुख्य धारा में ही प्रवाहित रहेगा और इसके नीचे से लगातार ठंडा पानी, नदी का शुद्ध पानी जो है लगातार इसमें बहता रहेगा और श्रद्धालु उसमें आराम से उतर के बिना किसी भय के, डर के, एक पूरे प्रशिक्षित जो हमारे उसमें कार्मिक लगे रहेंगे उनकी देख रेख में अपनी यहाँ पर नहाने का काम कर सकते हैं। और नहाने के बाद वहां पर कपड़े बदलने के लिए भी पूरी हम लोगों ने चेंजिंग रूम, और अगर उनको कुछ वहां से अपनी छोटी मोटी जरूरतों का सामान खरीदना है तो उसके लिए कुछ शॉप्स भी हम लोगों ने उसमें प्रावधान किया है। ये प्रोजेक्ट लगभग फिनिशिंग की तरफ है और बहुत शीघ्र ही इसका हम लोग जो है इसको आम जनमानस के बेहतर अनुभव के लिए हम लोग इसको शीघ्र ही इसका लोकार्पण कर देंगे। देश का हमारे पास पहला है, कैसे किया है? जानकारी है जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा ये बताया गया है कि नदी में इस प्रकार से इसको पहली बार जो है लॉन्च किया जा रहा है, तो ये अभी जानकारी में तथ्य है। किस चीज से बनाया जा रहा है सब? हाई ग्रेड पॉलीमर का एक मटेरियल है जो कि टेस्टेड है कि जो पानी में पड़े रहने पे खराब नहीं होता है, एक प्रकार का पॉलीमर है। उसके इन्होंने उसको अच्छी टेक्नोलॉजी से इसमें लगा के इसको बनाया है, जिससे कि ये लगातार नदी में सबमर्ज भी रहेगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है। कहा जा सकता है इस परियोजना से अयोध्या के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगी। निश्चित ही यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं में किस प्रकार से हम उनको विश्व स्तरीय अनुभव दे सकते हैं कि अयोध्या से जाने के बाद उनको एक अपना एक यादगार रहे उनकी, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक एडिशन रहेगा जिससे लोगों को यहाँ पर नहाने की एक अच्छी सुविधा मिल पाएगी सरयू में। अयोध्या में लगातार बढ़ रहे धार्मिक पर्यटन को देखते हुए यह पहल आधुनिक सुविधा और आस्था के संतुलन का उदाहरण मानी जा रही है। सरयू नदी में बन रहा यह फ्लोटिंग बाथिंग कुंड न सिर्फ श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि अयोध्या को एक सुव्यवस्थित और श्रद्धालु हितैषी धार्मिक नगरी के रूप में भी स्थापित करेगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आगामी सिंदूर जनसभा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी कई बार सिंगूर गई हैं और वहां के ग्रामीणों के साथ मिलकर जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ी है। यह लड़ाई ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी और हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो ममता बनर्जी और न ही तृणमूल कांग्रेस कभी एंटी इंडस्ट्री या एंटी टाटा रही। सिंगूर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि उद्योगों को औद्योगिक जमीन पर ही स्थापित किया जाए, न कि किसानों की खेती की जमीन पर। ममता बनर्जी वहां से फिर से जाएंगी और इस मुद्दे पर अपना समर्थन जारी रखेंगी। जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो गवर्नमेंट टेक ओवर करके वो प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस को देना, ये पॉलिसी मैटर थे। इसका खिलाफ इंडस्ट्री और टाटा का खिलाफ कुछ नहीं थे। टाटा तो आज भी है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर जो किसानों उसका जो हक का लड़ाई है उसके लिए ममता बनर्जी का लीडरशिप में जो लड़ाई हुआ था वो पूरा देश में वो किसानों का लड़ाई का एक सिंबल बन गया था। तो ममता बनर्जी फिर जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट आवास का रुपया नहीं दे रहा है, बांग्ला बाड़ी का जो रुपया है 20 लाख लोगों को ममता बनर्जी दे रहे हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट का रुपया से, वो वहां पर से देना शुरू होगा। तो भाजपा के नए अध्यक्ष 27 केंद्रीय बजट 2026-27 अब कुछ ही दिनों में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी। यह उनका लगातार 9वां बजट होगा जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। मिली है बीजेपी और शिवसेना को, वो तो प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप और महाराष्ट्र में अपने बीजेपी शिवसेना का गठबंधन का जो लीडरशिप है,
फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी का ये कॉम्बिनेशन का वजह से तो इतना भरोसा मिला है। अभी हमारे अजित पवार साहब भी साथ में जुड़े हैं, तो ये गठबंधन जो है बहुत अच्छा था, इसलिए लोगों को पसंद आया। एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी की जीत हुई और दूसरी तरफ आने वाले दिनों में बजट जो है वो पेश किया जाने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें? बजट है पार्लियामेंट सेशन 28 से होगा, बजट 1 तारीख को पेश होगा और बजट के बारे में मैं आगे घोषणा तो नहीं कर सकता हूँ। क्या कुछ उम्मीद जो है जनता कर सकती है बजट से? हमेशा मोदी जी का समय में हर बजट स्पेशल होता है। हर बजट का आप देखिए 2014 से आज तक का देखिए, फ्यूचर भविष्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सब चीज को ध्यान रख करके बजट पेश होता है। मोदी जी का लीडरशिप में कोई चूक नहीं होता है, वो सोच समझ करके ही काम किया जाता है। चाहे बजट हो, कोई भी सरकारी काम हो, सोच समझ करके किया जाता है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने रेड लाइंस रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल पुस्तक के लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन यह पहली पुस्तक है जिसे एक टीम, 2 आर्मी अधिकारी और 1 एयरफोर्स अधिकारी और 1 डिप्लोमैट ने मिलकर लिखा है। उन्होंने बताया कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी 29 से 30 अप्रैल को दी गई थी, लेकिन इसे मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया गया। सेना प्रमुख ने जस्टिस इज स्वर ट्वीट को ट्विटर पर मिले भारी रिस्पांस का भी जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भीषण सड़क हादसे में सेना के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा चंबा मार्ग पर खन्नी टॉप के पास उस समय हुआ जब सेना का एक वाहन ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए रवाना हुआ था। दुर्गम इलाके में तीव्र मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में कुल 20 जवान सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। अधिकारियों के अनुसार 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल जवानों को पहले उप जिला अस्पताल भद्रवाह ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर स्थित सेना के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुखद हादसे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में शोक परिवारों के साथ खड़ा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना पर गहरा दुख जताया। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।